इस कॉलेज के अंदर मैंने अपने 4 साल बिताए हैं जीवन के, और इस कॉलेज को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और इस कॉलेज का डिटेल्ड रिव्यू के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर एक कॉलेज रिव्यू सीरीज, जहां हम लोग सब कुछ बात करेंगे। कॉलेज की कट ऑफ, कॉलेज के अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है, हॉस्टल का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, कैंपस लाइफ कैसी है, भाई साहब यहाँ पर प्लेसमेंट कैसे होते हैं, और अंदर की बातें, हरियाली कैसी है, हाँ वो सब कुछ। ठीक है, तो इस चैनल के ऊपर बस डिटेल डिस्कशन होने वाला है। और मुझे आपसे एक सपोर्ट चाहिए कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत लगती है। और इसके साथ में कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किन कॉलेजेस का रिव्यू चाहिए। मैं डिटेल्ड रिव्यू आपके लिए बनाने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि बिल्कुल रॉ एंड रियल रहे। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका कैंपस समझ लो भाई। इसका जो कैंपस है वो करीब 300 एकड़ का कैंपस लिखा हुआ है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 300 एकड़ का कैंपस दिखाएगा, पर हमें जितना लगता था उससे कुछ कम लगता था। बट ज्यादातर कैंपस जो है वो हरियाली ही हरियाली से घिरा हुआ है। दोनों तरीके की हरियाली, मतलब ठीक है, हरियाली से इतना ज्यादा घिरा हुआ है कि कैंपस ऐसा लगता था जंगल के बीच में बना हुआ है, पर बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। कैंपस में मैं इसको 10 ऑन 10 मार्क्स देना चाहूंगा। अब समझते हैं। देखो, एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज होता है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसा कॉलेज है जहां पर कन्वोकेशन में हमेशा या तो गवर्नर जी आते हैं, या प्रेसिडेंट आते हैं, या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई ना कोई ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी आती ही है, यही आपको डिग्री देती है। हमारे जब मेरा कन्वोकेशन हुआ था तो वाइस प्रेसिडेंट आई थी इंडिया की, जिन्होंने हमें डिग्री दी थी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो भाई ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, और कुरुक्षेत्र के अंदर मुझे थर्ड ईयर तक नहीं पता था कि ये कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं है, कुरुक्षेत्र के बाहर भी एक गांव है थानेसर, वहां पर है। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र जो मेन शहर है उससे भी काफी दूर एक रिमोट लोकेशन में है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, इसकी जो लोकेशन है वो, सच बता रहा हूँ, बहुत खराब है। ठीक है, तो भाई देखो, मैं सारी अच्छी चीजें नहीं बताऊंगा, जो खराब है बताऊंगा। लोकेशन बहुत खराब है। कॉलेज के अंदर आप हो गए, आपको लगेगा बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत बढ़िया रोड्स बनी हुई है, आसपास बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। कॉलेज के जैसे ही आप बाहर निकलते हो, बड़ा सा ऐसा नाला बह रहा होता है, सामने दुकानें, अंडे की रेडियां लगी हुई है, तो समझ लो वो गांव वाली पूरी टाइप की लोकेशन है। राइट, तो कॉलेज का जो लोकेशन है दैट इज वेरी पुअर। पर अगर मैं नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करूंगा तो चंडीगढ़ में इसका एयरपोर्ट है। ठीक है, 100 किलोमीटर है चंडीगढ़, मतलब कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़। और दिल्ली में एयरपोर्ट है, 165 किलोमीटर है दिल्ली वहां से। इसके साथ में ट्रेन की बात करूंगा तो अंबाला है, 40-50 किलोमीटर में अंबाला है, तो मैं अंबाला तक ही आता था और वहां से ट्रेन पकड़ के फिर वापस कुरुक्षेत्र आता था। कुरुक्षेत्र में भी ट्रेन जंक्शन है, और इसके अलावा बस वगैरह आपको मिल जाती है दिल्ली की, चंडीगढ़ की, अंबाला की। तो कनेक्टिविटी अगर बाय रोड देखोगे तो ठीक है, फ्लाइट के हिसाब से देखोगे तो ये आपको चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखो यार, जेई मेंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या भैया, आप पीसीएम से होने चाहिए हो, आपकी बोर्ड एग्जाम में 75% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम, इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट के अंदर। और जो कैटेगरी स्टूडेंट्स रहते हैं, एससी एसटी स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका 65% पे होता है ये चीज। और टॉप 20 परसेंटाइल में आप होने चाहिए बोर्ड एग्जाम के अंदर, या तो 75% मार्क्स हो आपके, या टॉप 20 परसेंटाइल में, दोनों में से कोई एक चीज। स्टेट बोर्ड वालों के लिए जनरली ये क्राइटेरिया होता है, और देखा जाए तो जो सीबीएसई वाले हैं, आईसीएसई वाले हैं, उनके लिए 75% ही काफी होता है। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम जेई मेंस आपको देना होता है। जेई मेंस में जो आपकी रैंक आती है उसके बेसिस पे जोसा काउंसलिंग होती है, और जोसा काउंसलिंग बेसिस पर आपको कॉलेज मिल रहा होता है। इस कॉलेज के अंदर 11 ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस अभी नई नई खुली हैं, जैसे एमएनसी है, रोबोटिक्स है, सस्टेनेबल एनर्जी है, ये नई नई ब्रांचेस अभी खुली हैं। और पुरानी ब्रांचेस की बात करेंगे तो वहां पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी, आईटी थी, ईसी थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और प्रोडक्शन ब्रांच। तो ये तो पुरानी ब्रांचेस थी, जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड वगैरह आपको मिल जाएगा। बाकी ब्रांचेस अभी रिलेटिवली नई यहाँ पर खुली हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कॉलेज के अंदर अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा कि किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाता है, तो भाई देखो, ये राउंड 5 का कट ऑफ है जोसा का। ठीक है, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए देखो मैंने सारी की सारी रैंक्स लिख दी हैं, जो कि इन इन ब्रांचेस के यहाँ पर रहने वाली हैं। अब ये जो आपको यहाँ पर रैंक्स दिख रही हैं, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, अदर स्टेट के लिए। एनआईटीज में जनरली होम स्टेट का कोटा भी लगता है। अगर आप हरियाणा के अंदर, आपके डोमिसाइल हरियाणा है, डोमिसाइल का मतलब आपकी 12th अगर हरियाणा से हुई है, तो आपको 50% सीट जो होती है वो हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। तो हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए होम स्टेट कोटा रहता है, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी और ऊपर तक चली जाती है। अगर आप इसी फैक्टर को 1.1x से लेके 1.2x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको होम स्टेट कोटा वालों की रैंक मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से लाया करते हो तो इन रैंक्स को 1.05x से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रैंक निकल कर आ रही है वो सीआरएल रैंक आपको चाहिए होती है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, सेफ रैंक मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप एससी एसटी स्टूडेंट हैं तो इसी रैंक को 2x से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग उतनी रैंक सेफ रहती है आपको अगर यहाँ पर एडमिशन चाहिए। सीआरएल में बात कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। उतना सीआरएल आपको यहाँ पर सेफ रहता है अगर आपको एडमिशन यहाँ पर चाहिए। अब अगर मैं जेन्युइनली बात करूं इन रैंक्स की, तो आपको नजर आ रहा है कि अगर आपकी 97 परसेंटाइल भी आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं अब सिविल या प्रोडक्शन ब्रांच में से भी नीचे जाती है, आपको कहीं ना कहीं वो ब्रांच यहाँ पर मिल जाती है, और ठीक ठाक ब्रांच है, प्लेसमेंट होते हैं यहाँ पर अच्छे खासे इन ब्रांचेस के। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी फीस की, तो देखो फीस में क्या होता है, इनकी एक ट्यूशन फीस है, एक हॉस्टल फीस है, एक मेस फीस है। ठीक है, तो जब आप कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में जाते हो
तो फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हो तो फर्स्ट ईयर में तो जोसा के थ्रू आपकी फीस जमा हो जाती है, मतलब जोसा के पोर्टल पे जमा हो जाती है और वही फीस आपको कॉलेज के अंदर भी एडजस्ट कर ली जाती है। पर अगर मैं सभी सेमेस्टर के फीस की बात करूं तो लगभग आपकी इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है। अगर आपकी जो इनकम है, यहाँ पर स्कॉलरशिप भी ऑफर होती है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। आपको पूरी 100% ट्यूशन फीस जमा करनी होती है, हॉस्टल की फीस जमा करनी होती है, मेस की फीस जमा करनी होती है। तो अगर मैं मोटा-मोटा बताऊं तो जो मैं फीस जमा करता था 78,500 मेरी फीस होती थी, ट्यूशन फीस, क्योंकि मेरी इनकम 5 लाख से ऊपर वाली में रेंज में आता था। इसके अलावा आपको अगर मैं हॉस्टल और मेस की बात करूंगा तो हॉस्टल की फीस आपकी लगभग जारी होती है 4,000 से लेके 7,000 रुपए महीने के हिसाब से कुछ रहती है मेरे ख्याल से। और जो मेस की फीस होती है वो 35,000 आपको जमा करनी पड़ती है पर सेमेस्टर, लगभग पर सेमेस्टर तक ये चीज चलती है। अगर ये चीज पर सेमेस्टर से पहले खत्म हो जाएगी तो आपको फिर जमा करना पड़ेगा, पर हाँ पर सेमेस्टर ये मान के चल सकते हो। तो इतनी फीस प्लस आप इसी में आप ये मान लो 30,000 और लगा लो, जो आपकी हॉस्टल फीस हो गई, ठीक है। 4 महीने का अगर मैंने सेमेस्टर मान लिया तो हाँ 30,000 ही मान लो, ठीक है। तो इतनी फीस लगभग आपकी रहती है पर सेमेस्टर। बट ये मेस की फीस जो होती है वो कभी-कभी, मतलब मेस का जो फीस आपने जमा करा है वो बेसिकली मेस का बिल बनता है, तो मेस के बिल के हिसाब से वो फीस आगे भी बढ़ जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि खाली 6 महीने के लिए ही है, कुछ-कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि भाई 6 महीने 8 महीने तक भी चल जाती है मेस की फीस। तो ये लगभग फीस मैं जमा करता था। अगर आपकी जो इनकम है वो 1 से 5 लाख वाले रेंज में लाया करती है, तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कम हो जाती है। ट्यूशन फीस लगभग इतनी ही रह जाती है, ठीक है। और अगर आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से नीचे है, तो आपको 0 ट्यूशन फीस देनी होती है, कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर स्कॉलरशिप्स वगैरह भी ऑफर होती हैं, ठीक है। तो वो भी एक चीज है, बट फीस भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है आज के दिन में। इंजीनियरिंग में फीस अगर आप देखोगे तो लाखों लाखों की फीस होती है। फीस के मामले में मैं इस कॉलेज को पूरा 10 ऑन 10 स्कोर देता हूँ, क्योंकि फीस हर मामले में बहुत कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज क्या है, अगर हम हॉस्टल लाइफ की बात करें तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको ट्रिपल सीटर हॉस्टल्स मिलते हैं। ट्रिपल सीटर हॉस्टल अच्छे खासे बड़े होते हैं, तो छोटे नहीं होते, अच्छे खासे बड़े हॉस्टल्स होते हैं, 3 बेड पड़े होते हैं। और जब मैं भी फर्स्ट ईयर में गया था तो मुझे भी वही मिले थे, H1 H2 और H3। इनका जो खाना वगैरह है, मेस का खाना है, अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है। और अगर मैं जनरली बात करूँ हॉस्टल लाइफ की, तो हॉस्टल के अंदर आपको टेबल टेनिस का जो कोर्ट रहता है, कैरम रहता है, वॉलीबॉल रहता है, बैडमिंटन रहता है, वो सारी फैसिलिटीज मिलती है। बाकी क्रिकेट तो बच्चे कहीं भी खेल लेते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज तो फर्स्ट ईयर में रहती है। जब आप सेकंड ईयर में जाते हो तो सेकंड ईयर में एक मेगा हॉस्टल है इनका, जो कि है H10, ठीक है। तो H10 बहुत ही बड़ा हॉस्टल है। H10 हॉस्टल जो है वो काफी डेवलप्ड भी है, मतलब उसके अंदर रूम में टाइल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, अच्छी से लाइटिंग लगी हुई है प्रॉपर। ये जो H10 हॉस्टल है, इस H10 हॉस्टल में आप को सिंगल सीटर रूम मिलता है, ठीक है। मेजर बच्चों को सिंगल सीटर ही मिलता है, 95% बच्चों को सिंगल सीटर ही मिलता है, 5% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डबल सीटर मिलता है। बट ये सिंगल सीटर रूम जो होता है ये अब आपका सेकंड ईयर से मिला और आपके फाइनल ईयर तक आपके साथ रहता है। तो H10 है, H9 है, H8 है, ऐसे करके 4-5 हॉस्टल्स है। इसमें सबसे बड़ी हॉस्टल H10 ही रहता है। मुझे और मेरा फ्रेंड है अजय, उसको H10 ही हॉस्टल मिला हुआ था। यहाँ पर आपको वही बैडमिंटन कोर्ट वगैरह है, खेलने के क्रिकेट वगैरह की फैसिलिटीज है, वॉलीबॉल है, सब आपको मिलता है, सब बच्चे खेलते हैं, हम तो बहुत खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फूड की बात करूंगा तो वो है मेस का फूड। फर्स्ट ईयर के अंदर तो अच्छा रहता है, वैसे मैं सही बताऊं तो सेकंड थर्ड फाइनल ईयर में कहना नहीं चाहिए यूट्यूब पे, पर हाँ सेकंड थर्ड फाइनल ईयर तक जो H10 का फूड है, क्योंकि H10 बहुत बड़ा हॉस्टल है, बहुत सारे बच्चों का खाना बनाना पड़ता है, तो हाँ उसमें थोड़ी क्वालिटी हो जाती है, ठीक है। चलो बाकी वाईफाई वगैरह की बात करूंगा, लैन रहता है, वाईफाई रहता है, अच्छी खासी स्पीड आती है वाईफाई की, इसमें कोई कमी नहीं है। वाईफाई की स्पीड जब मैं सेकंड ईयर के अंदर था तो सेकंड ईयर में हमारे पास लैन नहीं होती थी, तो वाईफाई की स्पीड से काम चलाना पड़ता था। अगर आप रेंज की बात होती है, अगर आप दूर हो वाईफाई से तो उतनी स्पीड नहीं आएगी, बट आप हर रूम में लैन आ चुकी है तो लैन की स्पीड अच्छी खासी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, ठीक है। रूम्स काफी क्लीन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करूंगा तो फर्स्ट ईयर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेकंड थर्ड ईयर फाइनल ईयर में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप हॉस्टल के बाहर जाओ, रात को 4 बजे जाओ, रात को 5 बजे जाओ, 2 बजे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज के बाहर जाने नहीं मिलता 10 बजे के बाद। हॉस्टल के बाहर आप कितना भी कॉलेज में घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट लाइफ अच्छी खासी है, बच्चे रात में खूब मजे करते हैं, हम भी खूब मजे करते थे रात रात में, तो नाइट लाइफ अच्छी खासी है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मेस की बात करूंगा, मैंने गलती से नॉनवेज लिख दिया, मेस में नॉनवेज बिल्कुल नहीं मिलता है, मेस में सिर्फ और सिर्फ वेज मिलता है, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, तो भाई केवल केवल मेस में वेज ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। आप कहोगे भैया प्लेसमेंट के बारे में बताओ, देखो मैं प्लेसमेंट की कुछ सच्चाई आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए देखो प्लेस्ड इन्होंने क्या बताया डेटा, 83% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। 664 बच्चों में से 797 बच्चों में से 664 बच्चे प्लेस हो गए, इनका ये कहना है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 14 लाख के आसपास था, हाईएस्ट पैकेज 63 लाख का गया सीएससी के अंदर, ये माइक्रोसॉफ्ट में गया मेरे ख्याल से, इतना मेरे को याद आ रहा है। और 724 बच्चों को ऑफर्स आए थे। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टॉप कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एल&टी ऐसी कंपनीज आती है, काफी सारे रिक्रूटर्स आते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस, आईटी की बात करोगे तो इनका एवरेज कहीं ना कहीं 12 से 15 लाख तक जाता है। और नीचे की ब्रांचेज हो गई, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो इनका एवरेज 6 से 8 लाख तक, और अच्छे बच्चे जो बहुत स्किल्ड बच्चे होते हैं 10-12 लाख 15 लाख तक भी जाता है, ठीक है। मैंने जैसे प्लेसमेंट में ऑप्ट नहीं करा था, तो मैं इस नंबर में काउंट नहीं हो रहा हूँ,
ठीक है। ये जो नंबर है ये वो बच्चे हैं जो एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए। अब एलिजिबल कौन होता है? पहले वो बच्चे होते हैं जिन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया, जिन्होंने बोल दिया प्लेसमेंट लेना ही नहीं, जैसे मेरे ऐसे बच्चे थे, तो हम तो इसमें है ही नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, अगले बच्चे होते हैं जो कि जिनके मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि भैया आपकी कोई रीअपीयर, कोई बैक नहीं होनी चाहिए जब तक प्लेसमेंट सीजन चालू हो रहा है। तो जिन बच्चों की रीअपीयर होती है, बैक होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो छोटे 1-2 बच्चे नहीं होते हैं। स्कूल नहीं है कि एक बच्चा फेल हो रहा है, बहुत बच्चे फेल होते हैं और फेल भी नहीं होता, रीअपीयर होता है। ठीक है। तो वो बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये एलिजिबल बच्चे आपको यहाँ पर कम मिलने वाले। लगभग कॉलेज के अंदर आप अगर मैं बात करूंगा तो जो पूरा का पूरा कैपेसिटी रहता है वो 900 से 1000 बच्चे का रहता है। ठीक है। उसमें से इतने बच्चे एलिजिबल होते हैं और जो बच्चे एलिजिबल होते हैं उसमें से इतनों का प्लेसमेंट होता है। इस तरीके से ये रिकॉर्ड बनाया जाता है। पर जिस भी बच्चे की सीजीपीए यहाँ पर अच्छी होती है, अगर आपकी सीजीपीए 8 से ऊपर है तो यस आप एलिजिबिलिटी रखते हो, प्लेसमेंट आपका हो सकता है और मेजर बच्चों का हो भी जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर एकेडमिक्स की बात करूंगा तो भाई देखो कॉलेज के जो एकेडमिक्स है यहाँ पर 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं, पहला तरीके का जो सिस्टम होता है वो होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फर्क समझना, उससे आपको समझ आ जाएगा कॉलेज के एकेडमिक्स यहाँ के कैसे रहते हैं। ठीक है। देखो एक सिस्टम होता है जिसमें होता क्या है कि आपका जो सीजीपीए है, ठीक है, एक एब्सोल्यूट है और एक रिलेटिव है। रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव में मतलब ये होता है कि आपका जो सीजीपीए है वो क्लास के टॉपर के रिलेटिव दिया जाता है और एब्सोल्यूट में क्या होता है कि आपका जो क्लास का बेसिकली आपके जो मार्क्स आए हैं आपको एक्जेक्टली वही बता दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेज आईआईटीज जो है रिलेटिव फॉलो करते हैं, बट ये एनआईटी कुरुक्षेत्र आज भी एब्सोल्यूट सिस्टम ही फॉलो कर रहा होता है। और ये एब्सोल्यूट सिस्टम की वजह से होता क्या है कि यहाँ के एग्जाम्स वगैरह पास करना थोड़ा टफ है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। ठीक है। तो एग्जाम्स वगैरह यस थोड़ा सा टफ है यहाँ पे पास करना, एकेडमिक्स थोड़े से टफ रहने वाले हैं यहाँ पे कॉलेज के अंदर। एनआईटी के एकेडमिक्स इजी हो वैसे भी नहीं होते हैं और एग्जाम की वजह से ये और टफ हो जाता है और एब्सोल्यूट की वजह से और टफ हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई ब्रांच चेंज नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसे जा रहा हो कि मैं फर्स्ट ईयर में जाऊंगा ब्रांच चेंज कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको जो ब्रांच मिलती है आप उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे होते हो और फर्स्ट ईयर से आपके सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं। मतलब सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो उसके सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं। राइट। तो वो चीजें ऐसे वर्कआउट कर रही होती है। अब कुछ अंदर की बातों की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या है, 2-3 अंदर की बातें हैं। पहली चीज स्पोर्ट्स कल्चर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हरियाणा के अंदर एक कॉलेज ऑब्वियस सी बात है, स्पोर्ट्स कल्चर स्ट्रांग होगा ही होगा। दूसरी चीज क्या है, 20% यहाँ पर फीमेल कोटा भी है बेटा। ठीक है। तो 20% लड़कियां तो यहाँ पर आनी ही आनी है। तो अब आगे की कहानी आप समझ गए होंगे कॉलेज का माहौल कैसा रहता है, तो ये आपको समझ यहाँ से आ गया। ठीक है। तीसरी चीज, कॉलेज की जो हॉस्टल लाइफ है बहुत ही चिल है, बहुत ही बढ़िया है। अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, अलग अलग हरियाणा के मेजर लोग रहते हैं, बट उसके अलावा भी अदर स्टेट के लोग भी आते हैं, साउथ के बहुत बंदे होते हैं। तो हाँ कॉलेज का जो हॉस्टल लाइफ है बहुत चिल है, कॉलेज बहुत चिल होने वाला है। चौथी चीज, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, यहाँ आपका जो सिस्टम है वो इजी नहीं है। वो जो कॉलेज का सिस्टम होता है ना, जो भाई एकेडमिक ब्लॉक होता है और जो पूरा का पूरे प्रोफेसर होते हैं, वो चीज इजी नहीं है, इजी टू क्रैक नहीं है भाई। अगर तुमने किसी प्रोफेसर से पहले साल में कोई दुश्मनी ले ली या तुम उनके बैड बुक्स में आ गए तो भाई वो तुम्हें पूरे 4 साल जिलाने वाले हैं। ये इस कॉलेज के अंदर मैंने देखा है और ये मोस्टली हर कॉलेज के अंदर होता है, बट इस कॉलेज में थोड़ा ज्यादा है। इसके साथ में अटेंडेंस पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट है। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से नीचे है तो आपको कुछ ग्रेड वगैरह डाउन कर देते हैं। ठीक है। ग्रेड वगैरह तो डाउन नहीं करते हैं, बेसिकली होता है कि अगर मान लो मैंने कहा कि अगर आपकी अटेंडेंस 50 से 65 के बीच में लाया कर रही है, ठीक है, तो आपको पेपर देने मिल जाता है, बट आपको डी ग्रेड मिल रहा होता है। अगर आपकी अटेंडेंस 50 से भी नीचे है तो आपको डी भी नहीं मिलता है और आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट वापस से पास करना पड़ेगा। तो ये चीजें इसी तरीके से काम कर रही होती है। हाँ 75% से अगर आपकी नीचे है और 75 से 65 के बीच में है तो यहाँ पर मैंने देखा है रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब ये अंदर की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई हर बच्चे को पता होना चाहिए कॉलेज कैसा है। बाकी ओवरऑल प्लेसमेंट की मैं बात करूंगा, हर कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर आती ही आती है, प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं। कॉलेज के स्टार्टअप कल्चर की बात करूंगा, ना के बराबर स्टार्टअप कल्चर है, कोई स्टार्टअप यहाँ पे नहीं बनते। ज्यादातर बंदे सरकारी की तैयारी करते हैं, सरकारी की तैयारी करते हैं, प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं। मैंने कोई स्टार्टअप यहाँ पे बनते देखे नहीं, मैं सही बताऊं, मैंने 4 साल इस चीज को झेला भी है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि कॉलेज में कोई बंदा वैसा होता ही नहीं है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअली में स्टार्टअप वगैरह पे काम करना चाहते हैं। चलो दिस इज ऑल। आई थिंक ये रिव्यू आपका लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किसका रिव्यू चाहिए। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।